जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SG स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं SSC GD एग्ज़ाम 2025 के 6 फरवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन को। जीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं मेरे भाई। पहला सवाल है मेरा भाई, उच्च राजकोषीय घाटा किस प्रकार अर्थव्यवस्था से निजी निवेश के बहिर्गमन का कारण बन सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई, उच्च ब्याज दरों और निजी निवेश में कमी के कारण मेरे भाई उच्च राजकोषीय घाटा जो है अर्थव्यवस्था में निजी निवेश के बहिर्गमन का कारण बन सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आप रिलेट कीजिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो कौन है मेरे भाई, कल भी डिस्कस हमने किया था, वो था चाणक्य। कौन है मेरे भाई, चाणक्य है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, अर्थशास्त्र बुक के अंदर में मेरे भाई अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बताया गया, इसलिए मैं इस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अंदर राजनीति के बारे में बताया गया, इसलिए इसको याद रखिएगा। अगला सवाल चलते हैं मेरे भाई दूसरे नंबर, ये करंट अफेयर के सवाल है। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। तो ये मेरा भाई तीसरा संस्करण था मेरा भाई, जो कि कहाँ हुआ था मेरा भाई, उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। इसका फर्स्ट जो संस्करण हुआ था, सबसे पहला जो हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये हुआ था मेरे भाई उड़ीसा में। कहाँ हुआ था आयोजन मेरे भाई, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उड़ीसा के कहाँ मेरे भाई, भुवनेश्वर में क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये पूछेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर चेंज होते रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा भाई है, लिंथेनाइट सहित दो तत्व को कभी दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। तो कौन दो तत्व है मेरा भाई, तो एक है इटीरियम और दूसरा है एस्केडियम। इन दोनों तत्वों को मेरा भाई दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है, और ये लिंथेनाइट के सहित ये दो और अन्य तत्व भी हैं। ठीक है, तो एक लिंथेनाइट हो जाएगा, एक इटीरियम, और तीसरा जो हो जाएगा एस्केडियम। ये दुर्लभ मृदा तत्व है, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में शांतला नाट्य श्री पुरस्कार शुरू किया। ये क्या था मेरा भाई, कर्नाटक। अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं होता है, लेकिन कर्नाटक राज्य जो है शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड एक पुरस्कार लॉन्च किया मेरा भाई, शांतला नाट्य श्री पुरस्कार। और ये कर्नाटक राज्य के द्वारा दिया जाता है, जिसके अंदर जितने भी शास्त्रीय नृत्य हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ठीक है, सत्रिया, ये सब इन्हीं के अंदर क्या किया जाता है, ये जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये शांतला नाट्य श्री पुरस्कार कब शुरू हुआ था, 1995 में, 1995 में हुआ था, कर्नाटक सरकार क्या था। अब यहाँ से रिलेट कर सकते हो, यहाँ पर मेरे भाई असम का जो है मेरा भाई शास्त्रीय नृत्य क्या है, सत्रिया है। क्या है मेरे भाई, सत्रिया है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछे कौन सा है, तो सत्रिया सबसे नया शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा मेरा भाई, कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु का क्या हो जाएगा मेरे भाई, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु का। और कर्नाटक का आप यहाँ पर लोक नृत्य होता है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य 8 है, कल भी मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पर हो जाएगा लोक नृत्य, और लोक नृत्य यहाँ का याद रख सकते हो, बहुत ही फेमस है। यक्षगान यहाँ का एक लोक नृत्य है, बहुत ही फेमस है, इसको आप याद रख सकते हो। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो किस भारतीय नेता को जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से मेरे भाई, तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को मेरे भाई फ्रंटियर गांधी के नाम से, या इनको सीमांत गांधी भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, क्या मेरे भाई, सीमांत गांधी। ठीक है, याद रखना, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। या फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। ये पहले मेरे भाई गैर भारतीय जिनको क्या मिला था मेरे भाई, भारत रत्न मिला था। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम गैर भारतीय कौन है जिनको भारत रत्न मिला था, तो वो हो जाएगा मेरे भाई खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। अब यहाँ से आप रिलेट करना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है मेरे भाई, ये भारत के स्वतंत्र भारत के फर्स्ट मेरे भाई शिक्षा मंत्री है। क्या है मेरे भाई, शिक्षा मंत्री। तो पूछेगा कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है मेरे भाई, स्वतंत्र भारत के, याद रखना, स्वतंत्र यानी कि आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक यहाँ पर नाम आपको दिखाया होगा लिकायत अली खान। ये लिकायत अली खान मेरे भाई
अपना जो बेटा है मेरे भाई, कौन, पाकिस्तान, ठीक है, पाक लिखता हूँ शॉर्ट में, पाकिस्तान के ये फर्स्ट पीएम हैं, ठीक है, पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम यानी कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, लियाकत अली खान थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई 6 नंबर, समसूत्री विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कथन का गलत चयन कीजिए। देखो ये 3 कथन आपको दिख रहा होगा, 1, 3 और 4, ये सही है, जबकि यहाँ पर आप लोगों को दूसरा जो कथन आपको दिख रहा है, संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के तुलना में आधा होता है, यही एक क्या है मेरे भाई, कथन गलत है, तो इसको सही करना है, ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 7 नंबर, देखो रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से जुड़े मेरे भाई, तो ये हो जाएगा मृदंगम से। मैं सोच रहा हूँ मेरे भाई कि एक क्लास आप लोग के वाद्य यंत्र से रिलेटेड करवा दूं, क्योंकि मैं अभी स्टैटिक जीके पढ़ाना छोड़ दिया था, बिकॉज बीच में आप लोग क्लास में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इसलिए छोड़ दिया था। मैं स्टैटिक जीके में मैं नृत्य आपको करवा दिया हूँ, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि वाद्य यंत्र करवा दूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एसएससी कंफर्म रहता है कि पूछता ही है, तो वाद्य यंत्र को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कितने बच्चे इंटरेस्टेड है कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे मेरे भाई 8 नंबर, रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये देखो रंगराजन समिति जो है ना गरीबी से संबंधित है। किससे मेरे भाई, गरीबी से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पर योजना आयोग के द्वारा एक रंगराजन समिति गठन किया गया था, जिसमें गरीबी के बारे में आंकड़ा लगाने के लिए बनाया गया था रंगराजन समिति। अब वैसे करके यहाँ से एक और क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, रिलेट करना बैंकिंग से। आपसे पूछा कि बैंकिंग से रिलेटेड समिति कौन सा है, तो नरसिम्हन समिति, ठीक है, नरसिम्हम, ठीक है, नरसिम्हम समिति पूछेगा किससे संबंधित है, नरसिम्हम समिति, तो ये बैंकिंग से हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा मेरे भाई, बैंकिंग से। वैसे शिक्षा से भी एक रिलेटेड है मेरा भाई, कोठारी आयोग, क्या है, कोठारी आयोग। तो पूछा कोठारी आयोग जो है किससे संबंधित है मेरे भाई, तो कोठारी आयोग जो हो जाएगा वो शिक्षा से संबंधित है, बाकी गरीबी रंगराजन समिति से संबंधित है, आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे मेरे भाई 9 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ मौसमी घटना घटित होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है मेरे भाई क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेट कीजिएगा आप लोग कि पृथ्वी पर जो मौसमी घटना पे घटती है, जो वायुमंडल के जो कुल परत कितने हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में कुल कितने परत है, तो 5 परत है। कितने परत है, 5 परत। पांचों परत का सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो क्षोभ मंडल हो गया, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा क्षोभ मंडल के बाद आता है एक में सबसे ये निचली परत होता है। मैं अभी आप लोगों को करवा रहा हूँ, देखो क्षोभ मंडल जो होगा मेरे भाई सबसे निचली परत होगा। उसके बाद क्षोभ मंडल के बाद आता है मेरे भाई आएगा समताप मंडल, क्या आएगा मेरे भाई, क्षोभ मंडल के बाद 2 में आता है समताप मंडल, ये ठीक मेरे भाई बहिर्मंडल के क्षोभ मंडल के ऊपर में होता है, ठीक है। 2 में ये आता है, और तीसरा आता है मेरे भाई, ये आएगा हम लोग का तीसरा आता है मेरे भाई मध्य मंडल आता है, ठीक है। और ये बहिर्मंडल जो होगा हमका 5वां हो जाएगा, और एक चौथा होता है मेरा भाई ताप मंडल, याद रखना ताप मंडल या ताप मंडल को आयन मंडल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को आयन मंडल भी बोलते हैं मेरा भाई, ठीक है। तो ये मेरा भाई ये टोटल 5 पृथ्वी के वायुमंडल के परत हैं, ठीक है, जिनको आपको याद रखना है क्या चीज़ से मेरे भाई, लाइन से, क्रम से। तो सबसे पहले होगा क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, समताप मंडल आएगा। समताप मंडल के बाद आप लोग को आ जाएगा मेरा भाई मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल या आयन मंडल, और बहिर्मंडल। देखो बहिर्मंडल जो होता है, याद रखना बहिर्मंडल जो होता है पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग, यानी कि ऊपरी भाग जो होता है पृथ्वी के ऊपरी परत जो होता है, ये इसी को बहिर्मंडल बोलते हैं। सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्षोभ मंडल बोलते हैं। समताप मंडल के ही अंदर मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए, समताप मंडल के ही अंदर ओजोन परत जो है ना, ओजोन परत जो है, ओजोन परत इसी मंडल में पाया जाता है, ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत बार कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इतना चीज़ आप ज़रूर दिमाग में बैठा लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखोगे मेरा भाई, तो ये है 10 नंबर सवाल, भारतीय बैडमिंटन टीम ने डैश की टीम पर शानदार जीत करके 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता, ठीक है। तो ये था मेरा भाई इंडोनेशिया की टीम से। देखो इंडोनेशिया बैडमिंटन के मामले में बहुत ही धाकर प्लेयर है, इसके अंदर बहुत ही खतरनाक टीम है मेरा भाई इंडोनेशिया का, ठीक है। बैडमिंटन के अंदर इससे ज़्यादा बार जो थॉमस कप है वो कोई नहीं जीता है, लगभग 17 बार के तकरीबन इंडोनेशिया जो है मेरा भाई थॉमस कप जीत चुका है, ठीक है। और ऐसे विजेता टीम को मेरा भाई भारत जो है हराया था 2022 में पहली बार, और
हरा कर क्या किया था, थॉमस कप को जीता था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये रिलेट कीजिएगा मेरे भाई सबसे पहले कि थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा मेरे भाई किससे हो जाएगा, बैडमिंटन से। क्या हो जाएगा, बैडमिंटन से, बैडमिंटन से हो जाएगा। अब ये बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं मेरा भाई, तो बैडमिंटन में याद रखिएगा एक प्लेयर होते हैं, एक पक्ष में एक प्लेयर, ऐसे 2 प्लेयर होगा अगर आपसे कुल पूछे तो, ठीक है। तो ये बैडमिंटन कभी कभी 2-2 प्लेयर का होता है, याद रखिएगा। तो ये बैडमिंटन में कितने प्लेयर हो गए और थॉमस कप किससे संबंधित है, ये जरूर याद रखना, कुछ याद रखना या ना रखना, ठीक है, बैडमिंटन से। आगे देखो मेरे भाई, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रावधान करते हैं। अब देखो मैं इसको अभी अच्छे से रिलेट करवाऊंगा और पूरा याद करवा दूंगा आपको मौलिक अधिकार इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले देखो मौलिक अधिकार जो है मेरे भाई, जो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रावधान होता है कौन से, तो अनुच्छेद 12 से 35। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से कि 12 से लेकर 35 के बीच में क्या रखा गया मेरे भाई, मौलिक अधिकारों का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर रिलेट करेंगे सबसे पहले कि मौलिक अधिकार जो है भाग कितने में है, तो ये भाग हम लोग का क्या है मेरे भाई, भाग 3 में है मौलिक अधिकार हम लोग का, ठीक है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार हम लोग को अमेरिका से लिए। कहाँ से लिए मेरे भाई मौलिक अधिकार, अमेरिका से लिए। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है मेरे भाई, कुल कितने मौलिक अधिकार, तो 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार पहले कितना था मेरे भाई, पहले 7 था, लेकिन एक मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। वो मौलिक अधिकार कौन सा हटाया गया मेरे भाई, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल कितना में था हमारे भाई, तो आर्टिकल 31 में मेरे भाई क्या था, संपत्ति का अधिकार था। इसको हटा के अब कितना आर्टिकल में डाल दिया गया मेरे भाई, तो आर्टिकल 300 के ए में अब संपत्ति का अधिकार है और एक ये विधिक अधिकार है, ठीक है, यानी कि कानूनी अधिकार है अभी भी संपत्ति का अधिकार। ऐसा नहीं कि इसमें से हटा दिया गया तो वो अधिकार नहीं है, लेकिन एक विधिक कानूनी अधिकार है, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए हम बात करते हैं कि 6 मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में कौन सा है। तो सबसे पहले देखो मेरा भाई आर्टिकल, ठीक है, 14 से लेकर 18 तक जो आता है मेरे भाई, 14 से लेकर 18 तक वो आता है समानता का अधिकार। क्या मेरे भाई, समानता का अधिकार, ठीक है, अधिकार आप आगे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 18 के बाद मेरे भाई 18 तक हो गया, 19 से लेकर और 22 तक जो आता है मेरे भाई वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार आता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 23 से लेकर और 24 तक जो आता है मेरे भाई वो आता है क्या चीज़ मेरे भाई, 23 से 24 के बीच आता है मेरे भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 25 से लेकर और 28 तक, 25 से लेकर 28 तक जो आता है मेरे भाई धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद 29 से 30 आर्टिकल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, जगह नहीं है, आर्टिकल 29 से 30 में होता है मेरे भाई सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है, सांस्कृतिक एंड शैक्षिक अधिकार, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल 32 रखना है याद, ठीक है, आर्टिकल 32 जो है मेरा भाई, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मेरा भाई ये टोटल जो है मेरा भाई ये 6 मौलिक अधिकार है और इन 6 मौलिक अधिकार को आपको याद ज़रूर कर लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल कितना से कितना के बीच में, तो 25 से 28। वैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना से कितना है, 23 से 24। स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना है, 19 से 22। वैसे समानता का अधिकार कितना से कितना है, तो 14 से 18। वैसे पूछेगा आपसे आर्टिकल 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 29 से 30 के बीच में क्या है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। तो ये मेरे 6 मौलिक अधिकार है और आप सभी को अपना मौलिक अधिकार जानने का मेरे भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस मौलिक अधिकार आपको याद रहेगा तो अच्छे आदमी का जो ना मेरे भाई नस ढीला कर दोगे, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है भाई, आपका अधिकार है ये चीज़ आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना। मैं अभी शॉर्ट में आपको इतना बता दूँ, इससे क्वेश्चन डील हो जाएंगे, लेकिन इसकी और डिटेल से पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, कि अक्टूबर 2024 की स्थिति
के अनुसार देखो लारनिनपुई निम्नलिखित में से किस राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। बहुत ही टफ क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। देखो यहाँ पर प्रॉपर अब भाई हम लोग याद करते हैं कि केंद्र के अंदर कौन स्वास्थ्य मंत्री है, कौन शिक्षा मंत्री है, वो हम लोग याद करते हैं, लेकिन ये स्टेट का पूछ दिया, एक प्रॉपर स्टेट का, और ये याद करना बहुत ही टफ हो जाएगा मेरे भाई। ये हो जाएगा मिजोरम स्टेट का। देखो लालरिनपुई जो है मेरा भाई, ये मिजोरम स्टेट में अभी जो है वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग याद रखना मेरा भाई, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो ना, असम, हरियाणा, नागालैंड, मिजोरम, इन सभी स्टेट के सबसे पहले आप लोग क्या करना मेरे भाई, राजधानी आपको याद होना चाहिए, नॉर्मल है, इसमें मत फंसना मेरे भाई। यहाँ के राज्यपाल याद रखना, उसके बाद यहाँ का मुख्यमंत्री, इतना चीज़ याद रखो। ये याद रखो या नहीं रखो, ये अपवाद का क्वेश्चन है, ये टफ बनाने के लिए, तो इसको छोड़ सकते हो। चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। चापरकूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्यास्था में मनाया जाता है, मुख्य रूप से डैश का त्यौहार है। तो चापरकूट जो है मेरे भाई कहाँ का है, मिजोरम। अब एक ट्रिक आपको मैं देता हूँ, याद रखना, ये कूट जो देख रहे हो ना, मिजोरम के जितने भी त्यौहार होंगे ना, या जितने भी महोत्सव होंगे, उसके त्यौहार या महोत्सव के अंत में कूट जरूर लगा होगा, और जैसे ही कूट लगा ना, समझ जाओ कि वो मिजोरम स्टेट से ही होगा। तो अब जब भी देखना मेरे भाई चापरकूट, कुछ भी कूट लगा है, वैसे ही आप क्या करना, मिजोरम पे टिक लगा देना। क्लियर हो गया ये चीज़। अब देखो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेरे भाई बहुत सारे उत्सव मनाया जाता है, उसमें से इंपॉर्टेंट जो उत्सव है वो आप याद रखना। एक तो खजुराहो का नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, खजुराहो का नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। और एक मनाया जाता है मालवा उत्सव मनाया जाता है, कहाँ, मध्य प्रदेश में ही मालवा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। वैसे उत्तराखंड में मेरे भाई गंगा दशहरा याद रखेगा, गंगा दशहरा, ठीक है, गंगा दशहरा हो गया। और एक कुमाऊँ होली यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, कुमाऊँ होली यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना। वैसे केरल में मेरे भाई आपको पता है बहुत ही फेमस, क्या मेरे भाई, ओनम जो है मेरा भाई केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा विशु याद रख सकते हो, विशु भी केरल में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, और अगला सवाल देखेंगे 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरा के अवशेषों से संबंधित है? तो ये है मेरे भाई लकड़ी के कटघरा जो है मेरे भाई, ये बुलंदी बाग में अवशेष प्राप्त हुआ है, ठीक है, या पुरातात्विक स्थल है, जो कि मेरे भाई बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित है। बिहार के उस समय तो पाटलिपुत्र ही बोलते थे, ठीक है, पाटलिपुत्र बोलते थे मौर्यकाल में, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में एक बुलंदी बाग था जगह, वहाँ पे क्या हुआ है, लकड़ी के कटघरा प्राप्त हुआ है। वैसे यहाँ पर आप याद रखना मेरे भाई, तक्षशिला जो है अभी वर्तमान में कहाँ है मेरे भाई, ये पंजाब में, पाकिस्तान में, क्या है, पाकिस्तान में मेरे भाई, पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय भी पूछ दिया जाता है कहाँ स्थित, तो ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। वही भीटा जो आपको दिख रहा है, ये इलाहाबाद में एक पुरातात्विक स्थल है, याद रखिएगा, इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में एक पुरातात्विक स्थल है भीटा, आपको पता होगा। बाकी मथुरा तो सब जानते हैं मेरे भाई, इतना फेमस है, वृंदावन, ये सब जो भी चीज़ है, तो वो सब आप याद रख सकते हो। आगे देखो मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना महानोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखो मेरे भाई, एक ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन न रहा हो। मैं बोलता हूँ पंचवर्षीय योजना को आप अच्छे से पढ़ो, इस पर मैं एक डिटेल क्लास लाऊंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये योजना आयोग के अंतर्गत आता है। आपको मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस रोज़ करता हूँ मेरे भाई पंचवर्षीय योजना को, और बहुत याद हुआ होगा आपको अगर आप नहीं पढ़े भी हो फिर भी। तो योजना आयोग के अंतर्गत आता है। और पंचवर्षीय योजना जो टोटल पंचवर्षीय योजना भारत में कितना हुआ था, कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था, आपको मैं बताया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, 1951 से लेकर 56 के बीच में। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर और 61 के बीच में हुआ था, 61 के बीच में हुआ था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर और कितना तक हुआ था मेरे भाई, 1961 से लेकर 1966 तक हुआ था मेरे भाई। और उस 66 के बाद मेरे भाई क्या हो गया था, भारत में बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था, जैसे कि चीन के साथ युद्ध हुआ, भारत के साथ युद्ध हुआ, सुखाड़ पड़ गया था इंडिया के अंदर, जिसके कारण बहुत ही हालत ख़राब हो गया था इंडिया का। उसके बाद क्या किया गया कि एक एक वर्ष का पंचवर्षीय योजना लाया गया, मतलब कि वार्षिक पंचवर्षीय योजना लाया गया 3 साल के लिए, यानी कि 66 से लेकर और 69 तक कोई भी 5 वर्ष का योजना नहीं है, पंचवर्षीय नहीं है। एक मेरे भाई क्या आया, वार्षिक पंचवर्षीय योजना है, मतलब कि 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 69 के बाद फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आता है, ठीक है। चौथी
पंचवर्षीय योजना कब से आता है, 1969 से लेकर मेरे भाई और कब तक आएगा, 74 तक आता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर और 90 के बीच में आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऐसी करके आप याद रखना कि 2 बार वार्षिक जो होता है मेरे भाई योजना जो है आता है, एक तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल के लिए, एक बार 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 बार आता है। ठीक है, 2 साल के लिए आता है, उसके बाद नहीं आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर इतना चीज़ याद होने के बाद याद रखना कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। जैसे कि देखो पीसी महानोबिस पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल है। ठीक है, वैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे है। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखो मेरे भाई जो पंचवर्षीय योजना जो है मेरे भाई, ये जो था मेरे भाई कब आया था, आपको पता है 1951 से स्टार्ट होता, लेकिन मेरे भाई ये क्या हो गया, इसको अभी समाप्त कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजना के स्थान पर क्या लाया गया है, नीति आयोग। क्या आया मेरे भाई, नीति आयोग आया। ठीक है, इसके जगह पे जिसका अध्यक्ष कौन होता है मेरे भाई, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है मेरे भाई, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री या योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है मेरे भाई, प्रधानमंत्री होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो योजना आयोग को खत्म करके क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि रोपी डैश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ये देखो अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है मेरा भाई, ये है रोपी, आपको पता होना चाहिए। वैसे ही असम का रिलेट कर सकते हो मेरे भाई, असम में बिहू जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता होना चाहिए। केरल का आपको पता है मेरा भाई, 2-3 तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि एक तो मोहिनीअट्टम हो गया, उसके बाद कथकली हो गया यहाँ का लोकप्रिय नृत्य। ठीक है, कथकली। और उसके बाद कर्नाटक का आपको मैं पहले ही बताया हूँ, यक्षगान आप याद रख सकते हो, यक्षगान आप याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला चलते हैं और नीचे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है। तो चीन में सबसे ज़्यादा मेरे भाई बौद्ध धर्म को माना जाता है, वहाँ पर मेजोरिटी जो है बौद्ध धर्म की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी और भी जो धर्म है वहाँ पर बहुत कम है, बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं चीन में। तो ये हो गया चीन का। अब देखो हम बात करते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में मेजोरिटी जो है मेरे भाई सबसे ज़्यादा किस धर्म को लोग मानते हैं, तो वो मानते हैं हिंदू धर्म को मानते हैं सबसे ज़्यादा, और हिंदू आबादी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है मेरे भाई। आपसे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में 2011 के जनगणना के अनुसार, कि 2011 के जनगणना के अनुसार क्या क्या बनते हैं क्वेश्चन, आबादी के रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ। तो देखो कुल आबादी का मेरे भाई 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की बात कर रहा हूँ, रिलेट कर लेना, ये जितना भी चीज़ होगा भारत के बारे में होगा। ठीक है, आबादी की बात कर रहा हूँ कि कितना आबादी है, तो हिंदू आबादी कितना है मेरा भाई 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में, तो कुल आबादी का मेरा भाई 79.8% जो है हिंदू आबादी है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेरा भाई जो संख्या है हिंदू आबादी का है। उसका दूसरे नंबर पर इस्लाम, जिसको हम लोग मुस्लिम बोलते हैं, वो मेरा भाई 14.2% आबादी किसका है मेरा भाई, इस्लाम धर्म का है। ठीक है, यानी कि इस्लाम को मानने वाले 14.2% लोग हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आगे बात करते हैं मेरा भाई, यहाँ पर बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग हैं मेरे भाई, 0.7% लोग हैं, इनकी आबादी इतना ही है। ईसाई धर्म की बात करते हैं मेरे भाई, तो ये 2.3% है। वहीं बात करते हैं मेरे भाई जैन धर्म का, तो जैन धर्म का मेरे भाई मानने वाला सिर्फ और सिर्फ 0.37% है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनेगा आपको कि सबसे ज़्यादा भारत में, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस धर्म की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो हिंदू धर्म का हो जाएगा 79.8%। ठीक है, उसके बाद पूछेगा सबसे कम किसका है, तो जैन धर्म का, याद रखना मेरे भाई 0.37। ठीक है, 0.37 है जैन धर्म का, और इनका पूछ भी लिया जाता है कि कितना परसेंट है जैन धर्म, तो इसको याद करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया था। ये जो आप देख रहे हो वर्ड, एक राज्य वित्त आयोग, ये जो मेरे भाई पंचायत में बनाया जाता है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग जो है मेरे भाई आप याद रखिएगा, इसको जो जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही एक जोड़ा गया मेरे भाई भाग कितना जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, मेरे भाई। भाग 9 में क्या है मेरे भाई, पंचायतों से संबंधित, क्या है, पंचायतों से संबंधित। ठीक है, पंचायतों से क्या है मेरे भाई, संबंधित है। भाग 9 में क्या है, पंचायतों से संबंधित है, और पंचायतों से संबंधित तो पंचायतों से संबंधित कुल कितने आर्टिकल है मेरे भाई, तो ये 243 से शुरू होते हैं, और 243 के मेरा भाई ओ तक, 243 के ओ तक
पंचायतों संबंधित आर्टिकल बनाए गए, जिसमें राज्य वित्त आयोग जो है मेरे भाई आर्टिकल नंबर 243 के आई में बताया गया मेरे भाई कि पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो पूछेगा कि राज्य वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल कितने में है, तो 243 के आई में है। ठीक है, भाग कितने में, 9 में, पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए मेरे भाई। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है मेरे भाई, कोई भी योजना बनाया जाता है तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना। ठीक है, यानी कि जो भी काम के लिए वो योजना बनाया जाता है उसमें विकास की प्रक्रिया जो है बहुत तेज़ी से हो, वही चीज़ है। ठीक है, मेन कारण। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, 15वीं कृषि नृत्य पुरस्कार समिति के अनुसार 2024 में कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये मेरा भाई कौन सा है, महाराष्ट्र जो है मेरा भाई कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र माना गया 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के अनुसार। और उसके अलावा यहाँ से एक चीज़ और रिलेट कर सकते हो मेरे भाई, ये जो पंजाब जो है मेरे भाई, पंजाब को क्या कहा जाता है मेरे भाई, भारत का अन्न भंडार। क्या मेरे भाई, भारत का अन्न भंडार, भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब का उत्पादन ज़्यादा होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा और भी फसल की जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा करता है पंजाब, तो इसलिए इसको भारत का अन्न भंडार भी कहा गया है पंजाब को, इसको याद रखिएगा। टोटल 20 क्वेश्चन थे। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो SSC GD की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके अलावा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें तो ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट बनाइए। ठीक है, और बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।